नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या समय आ गया है कि देश के संविधान से और कानून की किताबों से माइनॉरिटी शब्द को हटा दिया जाए? ये इसलिए कह रहा हूं कि संविधान निर्माताओं ने माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं किया। जहां किया भी गया है, 2-3 जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A और 350B में जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया कि माइनॉरिटी में कौन आएंगे। लेकिन आर्टिकल 29(1) में ये बात कही गई है कि माइनॉरिटीज़ के हित की रक्षा की जाएगी, उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ये कहते हुए संविधान ये कह रहा है कि माइनॉरिटी उसकी नज़र में, हालांकि परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उसमें कहा कि ऐसे समूह जो इस देश में रहते हों, देश के किसी भाग में रहते हों, जिनकी अपनी अलग भाषा हो, अलग संस्कृति हो, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। संविधान में जहाँ माइनॉरिटी आया भी है, वहाँ भी कहीं भी और उसके अलावा भी कहीं भी रिलीजियस माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए भी कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, माइनॉरिटी की राजनीति, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को खूब खेला। यानी माइनॉरिटी को कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे मुस्लिम में बदल दिया। हालांकि इसको परिभाषित नहीं किया गया, कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन अघोषित रूप से माइनॉरिटी का मतलब इस देश में मुसलमान हो गया है। मुसलमान जो इस देश की आबादी का 20 करोड़ से ज़्यादा है, जिनके समर्थक दुनिया भर में 2 अरब उम्मा हैं, ऐसी कम्युनिटी को इस देश में माइनॉरिटी कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो 2014 में जब नज़मा हेपतुल्ला बनी थी मोदी सरकार की पहली माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन सरकार उससे आगे बढ़ी नहीं, उसके अलावा कुछ किया नहीं। ये सवाल ये है कि ये राजनीति आई क्यों और कैसे आई? कांग्रेस पार्टी लेकर आई, क्यों लेकर आई? जैसे जैसे आज़ादी के आंदोलन के नाम पर, जो आज़ादी के आंदोलन के अगुवा होने के कारण कांग्रेस को जो लाभ मिलना था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और आज़ादी के आंदोलन के दौरान के जो नेता हैं एक एक करके विदा होने लगे राष्ट्रीय परिदृश्य से, तो कांग्रेस को लगने लगा कि अब उसके लिए सरवाइव करना पॉलिटिकली मुश्किल होगा अगर कोई और रास्ता न ढूंढा गया। तो उसके लिए ढूंढा गया माइनॉरिटी अपीजमेंट का, यानी मुस्लिम अपीजमेंट का, मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता। उसके लिए कानून बनाओ, उसके लिए कानून बदलो, उनके दबाव में कानून बनाओ, उनके दबाव में कानून बदलो। और इसकी शुरुआत एक तरह से अगर बड़े पैमाने पर कहें तो 1986 में जब शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राजीव गांधी की सरकार ने उसे पलट दिया, वहाँ से शुरू हुआ। वो मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में राजीव गांधी ने वो फैसला लिया। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम वोट बैंक बना लिया। फिर 6 दिसंबर 1992 आया, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिर गया। उसके बाद मुसलमानों को खुश करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए कांग्रेस की सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना तो उसमें सरकार ने बताया कि माइनॉरिटी में कौन कौन आएंगे। तो उसमें 5 धार्मिक समूहों को उसमें जोड़ा गया, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख। इन 5 को माइनॉरिटी माना गया। लेकिन दरअसल देश में जितनी नीतियां बनी, जितने कार्यक्रम बने, माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है, उसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ मुस्लिम समाज के हित पर, उस समाज को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों पर, नीतियों पर खर्च होता है। ये जो एक एनोमली आई है पूरे देश के संविधान में और शासन व्यवस्था में, उसका खामियाजा बहुत से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखिए, बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ें हुई हैं जो नेहरू के समय से शुरू हुई। माइनॉरिटीज़ को, यानी मुसलमानों को और ईसाइयों को
अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने की छूट मिली, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिली। इसका क्या कारण है नहीं बताया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जितने गुरुकुल थे धीरे धीरे सब समाप्त हो गए, लेकिन मदरसे बढ़ते गए और क्रिश्चियन स्कूल्स के नाम पर जो है धर्म परिवर्तन का एक बड़ा खेल चलने लगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट चला गया, मध्य प्रदेश, झारखंड और समेत छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। ये सब खेल चलता रहा और कांग्रेस की सरकारें चुपचाप देखती रहीं। उनको लगा कि जब तक ये वोट बैंक के रूप में हमारे काम आ रहे हैं तब तक बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं को खुश करने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए हिंदुओं पर इस बात की रोक लगा दी गई कि अगर उनका धर्मस्थल किसी ने जबरन कब्जा किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। अगर मुकदमा पहले से चल रहा है तो वो बंद कर दिया जाएगा, कोई किसी अदालत में वो मुकदमा नहीं चलेगा। और ये कानून जो है पिछली तारीख से लागू होगा। कब से? 1947 से, 15 अगस्त 1947 से, यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन के बाद जो भी स्थिति है वो उसी रूप में बहाल रहेगी। उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं हो सकती। किसी अदालत में उसके खिलाफ आप याचिका दायर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला चल रहा है अदालत में, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको ख़त्म करने का जरिया बनेगा। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये तो कहता है 15 अगस्त 1947 को जिस भी धर्मस्थल की जो स्थिति थी वो बहाल रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन उस धर्मस्थल की वास्तविकता स्थापित करने की भी कोशिश नहीं होगी, ऐसा नहीं कहता। इसी आधार पर ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे हो रहा है और इसी आधार पर मथुरा में भी जल्दी ही सर्वे का आदेश हो सकता है अदालत से। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 91 का कानून, 1993 का कानून, इतने लंबे समय के कानून और उससे पहले के कानून, उनमें क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसकी मंशा हो ऐसा करने की। कांग्रेस की सरकार लगातार जो है हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाने से लेकर नैरेटिव बनाने तक लगातार बनी रही। सैफरन टेरर का मुद्दा उठाया गया, एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई मुसलमानों को बचाने के लिए। जो इस्लामी आतंकवाद है उसको कवर फायर देने के लिए कहा गया कि केवल इस्लाम के मानने वालों में जो आतंकवादी नहीं है, हिंदुओं में भी आतंकवादी है। इसलिए सैफरन टेरर का मुद्दा उठाया गया। तो अलग अलग तरह से, और ये समझिए कि ये ईश्वर की कृपा थी कि कसाब पकड़ा गया, और ईश्वर से भी ज़्यादा मैं कहूँगा तुकाराम ओम्बले की कृपा थी, जिन्होंने अपनी जान देकर कसब को पकड़ लिया। अगर कसब को न पकड़ा जाता तो कांग्रेस की सरकार मुंबई हमले को हिंदुओं की ओर से किया गया यानी सैफरन टेरर के रूप में दिखाती। जितने आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे सब हाथ में कलावा बांधे हुए थे। तो ये साबित करने की कोशिश हुई। उसके बाद भी कोशिश हुई, उसके बाद भी जो किताब आई जिसका विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया, जिसमें बताने की कोशिश हुई कि 26/11 का जो हमला मुंबई पर हुआ वो दरअसल आरएसएस ने करवाया था। इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई लेकिन बना नहीं, लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसमें कोई सच्चाई थी नहीं। तो सच्चाई के बिना कोई नैरेटिव बनाने की आप कोशिश करते हैं तो वो चल नहीं पाती, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और फिर आपको याद होगा 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। सेकुलर शब्द इसके अलावा संविधान में कहीं नहीं है। सेकुलर शब्द जोड़ने के पीछे उसी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को, उसी माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा से किया गया। तो सवाल यह है कि ये कब तक चलता रहेगा? अब समय आ गया है कि सरकार इस पर विचार करे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ख़त्म किया जाए, माइनॉरिटी शब्द हटाया जाए, मुसलमानों को माइनॉरिटी मानने की बजाय सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी माना जाना चाहिए। क्योंकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और जो एक्ट है जिससे बना है वो ये कहता है कि माइनॉरिटी जो नेशनल स्तर पर है
वो पूरे देश में माइनॉरिटी माना जाएगा, चाहे बाकी जगह उसकी पॉपुलेशन कुछ भी हो। उदाहरण के लिए अगर किसी एक राज्य में मुसलमानों की पॉपुलेशन 90% है, तब भी मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी माना जाएगा। अब ये विचित्र तरह की परिभाषा जो है केवल कांग्रेस के हुक्मरान ही सोच सकते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जितना कुछ हो सकता है, कानून बदलने से लेकर कानून बनाने तक और कानून को ख़त्म करने तक सब कुछ किया है। अब ये सरकार ऐसी है जो कम से कम इस नीति में विश्वास नहीं करती, तो ये उम्मीद करना चाहिए कि ये सरकार इस बदलाव को लागू करेगी। माइनॉरिटी शब्द जो है हटने के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। ये जो मदरसे हैं, ये जो मिशनरियों के स्कूल चलते हैं धर्मांतरण के लिए, उन सब पर रोक लगेगी। उसके अलावा हिंदुओं को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की इजाज़त मिलेगी, अनुमति मिलेगी। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अपने ही देश में, बहुसंख्यक इस देश में एक तरह से नंबर 2 के नागरिक बना दिए गए हैं। उस स्थिति से अगर नहीं उबारा गया तो आने वाला समय बड़ा भयानक होने वाला है। इसके लिए अगर आज से तैयारी, आज से इसके बारे में नहीं सोचा गया, तो आने वाले समय में शायद सोचने का या कुछ करने का समय भी न बचे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।